हाँ जी साथियों, हम अभी CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के फेसबुक पेज पर लाइव हैं। आज एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे जो साथी जुड़ रहे हैं उन तक आवाज़ पहुंच रही होगी। अभी समय हो गया, हमारा विषय तो वर्तमान यही रहेगा जो दौर है आजकल। कोरोना काल में स्कूली शिक्षा, छात्रों एवं अध्यापकों के हालात विषय पर हम बात रखेंगे। ये ज्वलंत मुद्दों पर श्रृंखला CITU हरियाणा ने चलाई हुई है लगातार। हम बस 1 मिनट में अपना विषय शुरू करने जा रहे हैं, साथी इसमें जुड़ते जाएंगे। जो साथी जुड़ चुके हैं वो औरों को इनवाइट कर सकते हैं, औरों को ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं इसमें ग्रुप में। एक बार साथी जय भगवान जी से पूछना चाहूँगा कि वो आ चुके हैं क्या लिंक पे। साथी जय भगवान जी। देवीलाल कालवा जी आ चुके हैं। STFI जिंदाबाद, C2 जिंदाबाद, धन्यवाद इनका।
तो साथियों शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद जय भगवान जी का, आपकी तरफ से ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो मैं स्वयं CN भारती, राष्ट्रीय महासचिव स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं राज्य प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, आज CITU की फेसबुक लाइव पेज पर कोरोना काल में स्कूली शिक्षा छात्रों एवं शिक्षकों के हालात पर चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में। साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी के दौर में आप सभी सहपरिवार सुरक्षित एवं सकुशल होंगे। बड़ी बड़ी बातें बनाने व प्रपंच रचने वाली सरकारों ने आज आम जनता को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाले देश में अब सरकारें ऐसी आपदा को भी अवसर में बदलना चाह रही हैं। इस कड़ी में सबसे पहला हमला मजदूर व कमेरे वर्ग पर किया जा रहा है तथा उन्हें कानूनी व आर्थिक तौर पर कमज़ोर करते हुए अनेक श्रम कानून व वेतन कटौती संबंधी निर्णय लागू किए जा रहे हैं। शर्म की बात है कि सरकारें इस आपदा में भी चुनाव को प्रथम प्राथमिकता दिए हुए हैं। साथियों, ऐसे दौर में हमारी एकजुटता बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जो कि मेहनतकश जनता का देश में सबसे बड़ा अखिल भारतीय संगठन है एवं हमेशा से इसके लिए प्रतिबद्ध रहा है, मजदूर व मेहनतकशों के जायज़ अधिकारों, मान सम्मान व सुरक्षा के मुद्दों पर CITU अग्रिम पंक्ति में रहकर अपनी आवाज़ उठाता रहा है। इस कड़ी में आज जब जनता तक सीधी पहुंच इस महामारी के कारण मुश्किल है, CITU ने फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता से जुड़ने की अच्छी आवश्यक पहल की है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एवं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया CITU की इस मुहिम का स्वागत करता है। साथियों, चीन के वुहान से शुरू हुई महामारी आज दुनिया के कोने कोने में पहुंचकर अपनी तबाही का तांडव दिखा रही है। 2020 के इस वर्ष को कोरोना वर्ष कह दें तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। भारत में भी आज की स्थिति में लगभग 12,000 और 13,000 के बीच मौतें हो चुकी हैं एवं 4.25 लाख के करीब मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब यह बीमारी विकराल होती जा रही है। भारत में यह बीमारी जनवरी में शुरू हुई थी और जिसको आगे ज़्यादा स्पीड से बढ़त मार्च महीने में मिली तथा भारत को पर्याप्त तैयारी का भी समय मिला था, परंतु शायद सरकार ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा और शुरुआती दौर में विदेशों से आए मरीजों के कारण पासपोर्ट से शुरू हुई बीमारी राशन कार्ड वालों तक पहुंच गई। अगर समय रहते विदेशी यात्रियों को सही ढंग से संभाल लिया जाता एयरपोर्ट के ऊपर ही, तो शायद आर्थिक व जानी नुकसान जो कि और भी भयंकर हो सकता है उससे बचा जा सकता था। हरियाणा, जो कि कुछ समय पहले तक काफ़ी सुरक्षित सा लग रहा था, आज गंभीर स्थिति में है तथा अब 9,000 के आंकड़ा पार करते हुए हिंदुस्तान में ये 9वें नंबर पर पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर इसमें दिल्ली NCR की भूमिका है, जहां यह बीमारी अति गंभीर हो रही है। इस महामारी से बचने का मूल मंत्र जो दिया जा रहा है
वो यही कहा जा रहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, वह घरों में रहें। परंतु भारत जैसे देश के महानगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ छोटे छोटे कमरों में दर्जनों दर्जनों लोग रहते हैं, बहुसंख्यक जनता रोज कमाकर अपना पेट भरती है, की स्थिति में उपरोक्त मंत्र लगभग पूर्णतः असंभव है। एक तरफ लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप करोड़ों लोग बेरोजगारी व भूखमरी का शिकार हुए हैं, वहीं अब अनलॉक होने पर बीमारी तेजी से एवं भयावह रूप से बढ़ रही है। दैनिक दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, खोमचे वाले लोगों का जीवन ठहर सा गया है। शिक्षण संस्थान पूर्णतः बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित है तथा परिणाम अटके हुए हैं। पूरा विश्व इस बीमारी के कुचक्कर में फंसकर करा उठा है। इस बीमारी ने मानव की जड़ अर्थात स्कूली शिक्षा पर भी गहरा प्रभाव डाला है। स्कूली शिक्षा के दोनों छोर विद्यार्थी एवं शिक्षक इससे प्रभावित हुए हैं। अध्ययन व अध्यापन की व्यवस्था पूर्णतः खंडित हो गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा व पूरे देश में सभी विद्यालय, शिक्षण संस्थान व कोचिंग सेंटर आदि लंबे समय से बंद पड़े हैं और ये आगे कब तक बंद रहेंगे, इस बारे भी कोई भी किसी प्रकार की भविष्यवाणी आज नहीं कर सकता। अगर सरकार इन्हें खोलने की घोषणा कर भी दे तो भी अधिकांश अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में एनसीआर में उत्तर प्रदेश, गुड़गांव आदि इलाकों में 10,000 अभिभावकों का एक संस्था ने सर्वे किया है और वो सर्वे बताता है कि 91% अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। इस हालात के अंदर ऐसा लगता है कि सत्र 2020-21 शून्य सत्र ही माना जाएगा। अमेरिका जैसे विश्व शक्ति देश ने भी अपने सभी स्कूल, शिक्षण संस्थान 1 वर्ष के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है। कोरोना के इस दौर ने गरीब मजदूर के साथ साथ उनके बच्चों को मिल रही शिक्षा को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। पूरे देश ने पिछले महीने हजारों किलोमीटर पैदल चलने वाले, ट्रेन यात्रा के दौरान मरने वाले गरीब मजदूर के हृदय विदारक दृश्य देखे हैं। उन गरीब मजदूरों के साथ उनके स्कूल जाने वाले बच्चे भी थे जो माता पिता के नौकरी के स्थान पर पढ़ते थे, रहते थे। विस्थापित एवं बेरोजगार माता पिता की ये संतान अपनी आगे की शिक्षा कैसी पूरी करेंगे, ये एक ज्वलंत प्रश्न देश व नीति निर्माताओं के समक्ष मुंह बाए खड़ा है। इसी प्रकार यूनेस्को की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 191 देशों में 1,57 करोड़ बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित हो गए हैं। भारत में यह संख्या 32 करोड़ के लगभग है और इस 32 करोड़ में लड़कियों की संख्या लड़कों से भी 50 लाख अधिक है। आज के प्रतियोगी दौर में जहां पल पल नए नए अधिगम सीखने का महत्व है, वहीं विद्यार्थी वर्ग लंबे समय से अपने अपने घरों में कैद है। इस स्थिति में नियमित अध्ययन के साथ बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। बालक व युवा अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। यह अवस्था में समूह में रहकर सीखना व कार्य करना उसके मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, परंतु कोरोना ने उनकी सामूहिकता को उनसे छीन लिया है। ज्ञान के साथ साथ समाजीकरण करने वाली शिक्षा में सामाजिक मेल मिलाप होना अत्यंत आवश्यक है वह निहायत ही अपरिहार्य है, परंतु इन सब से वंचित बाल व युवा अब मानसिक व शारीरिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। लंबे समय तक ये स्थिति भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है।
स्वास्थ्य विभाग भी समय समय पर समूह में न रहें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं जैसे दिशा निर्देश जारी कर रहा है। परंतु यह सब स्वभाव में आने में समय लगेगा। विशेषकर छोटे बच्चों के स्वभाव में आना बहुत असंभव सा ही है। गरीब मजदूर के बच्चों के लिए तो ये सब करना सर्वथा और भी मुश्किल है, लगभग असंभव ही कह सकते हैं। दूसरा जो तरीका नया चला है आज, वो है ऑनलाइन शिक्षा। सरकार व शिक्षा विभाग इस दौर में ऑनलाइन शिक्षा देने की बात कर रहा है। यहाँ यह स्पष्ट करना परम आवश्यक है शुरुआती दौर में ही कि ऑनलाइन शिक्षा कक्षा कक्ष की फेस टू फेस शिक्षण का 10% भी नहीं है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान के साथ साथ बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक व शारीरिक पहलुओं को भी प्रभावित करता है, जो कि ऑनलाइन ढकोसले से कतई संभव नहीं है। ऑनलाइन के लाभ बहुत कम हैं व नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने तो बिना किसी आधारभूत ढांचे के ही ऑनलाइन शिक्षा देने का फरमान जारी कर दिया है। आनन फानन में अनेक टीवी चैनलों की बात सामने आने लगी, एनजीओ व निजी कंपनियों की बात सामने आने लगी। शिक्षा का कितना भला होगा यह तो कहा नहीं जा सकता, परंतु निजी कंपनियां व दलाल अवश्य अपनी जेबें भर लेंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में करोड़ों गरीब विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन व इंटरनेट आदि नहीं है। ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा वैसे ही नहीं है अथवा बहुत स्लो है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा विशेषकर मजदूर वर्ग के बच्चों के पास तो न्यूनतम प्रतिशत में भी नहीं है। यदि सरकार वास्तव में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति गंभीर है, जो कि वास्तव में नहीं लगता है, तो सबसे पहले गरीब, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति के निम्न आय वर्ग तथा स्कूल जाने वाली सभी लड़कियों को स्मार्टफोन व इंटरनेट मुफ्त में उपलब्ध करवाने होंगे। परंतु ऐसा लगता है कि समाज के विकास की रीढ़ शिक्षा कहीं भी सरकारों के प्राथमिक एजेंडे में नहीं है। ये सिद्ध होता है सरकार की कार्यप्रणाली से। सरकार द्वारा 2 बार पैकेज की घोषणा की गई है। एक बार माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं 1,76,000 करोड़ की घोषणा करी। दूसरे चरण में उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी और जिसे कागजों पर साप्ताहिक धारावाहिक के रूप में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने समझाया देश को कि ये 20 लाख करोड़ कहाँ खर्च हो रहे हैं। परंतु हमें खेद है, रोष भी है कि इस सप्ताह के जो समझाया गया कागजों में, उसमें शिक्षा का कहीं जिक्र नहीं आया। गरीब परिवारों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट है ही नहीं। जिनके पास है वो सिर्फ मुखिया के पास है और घर में 1 से अधिक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्थिति विवादग्रस्त हो जाती है। तो ऐसे में ये जो 20 लाख करोड़ है उसका कुछ शेयर इन बच्चों के पास आता, जो विकास की रीढ़ शिक्षा उसके प्रयोग में आता, क्योंकि ये 0 पीरियड है, न्यूनतम कुछ घंटे उसके तय किए जा सकते। परंतु वो सारी हवा की बातें हैं, इसीलिए लगता नहीं कि सरकार कुछ चाहती है। दूसरा नुकसान ये है, अधिक उपयोग करने से बच्चे की दृष्टि व स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ब्राउज़र जो एक बाहर का सिस्टम है, उस पर स्वयं में ऐसी सामग्री दिखती है जो बच्चे की आयु वर्ग के कारण अश्लील व प्रतिबंधित की श्रेणी में ही आती है, पर वो अपने आप खुलती है जब उसको स्मार्टफोन को खोलता है बच्चा। कुल मिलाकर सरकार के चिंताजनक ही कहा जाएगा। यदि अपने शिक्षण सामग्री सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आदि के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चों को भीषण गर्मी में कुछ दिन अवकाश की भी अवश्य मिलने चाहिए,
क्योंकि महामारी मौसम नहीं देखती। हर वर्ष की भांति बच्चों को ग्रीष्म अवकाश अवश्य मिलने चाहिए, अन्यथा ये मानसिक अवसाद की स्थिति में बच्चों का नुकसान हो सकता है तथा पुनः उन्हें शिक्षा के सामान्य ढर्रे से जोड़ना अभिभावकों व अध्यापकों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आ सकती है। खेद इस बात का है कि इस महामारी के दौर में केंद्र व राज्य सरकारों तथा शिक्षा विभाग के एजेंडे में कहीं भी शिक्षा प्राथमिकता के रूप में नहीं दिखती। लॉकडाउन के बाद अनलॉक में इस बात की चर्चा है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे बचाई जाए, काम धंधे कैसे शुरू किए जा सके, बाजार, मॉल, नाई की दुकान कैसे खुले, और अब तो यहाँ तक है कि धार्मिक स्थल भी कैसे खोले जाए, वहाँ क्या क्या सुविधा की जाए, महामारी से बचने के लिए क्या क्या प्रबंध किए जाए। परंतु जैसा कि मैं कई बार कह चुका कि शिक्षा, बच्चे, अध्यापक ये प्राथमिकता पे कहीं नहीं है। सब काम की चीज़ें देश में खुल चुकी हैं, अगर नहीं खुली तो वह स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मतलब सरकार में नज़र में ये काम की चीज़ें नहीं हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, पहले भी कह चुका कि 91% माँ बाप इस हालात में बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। परंतु अगर सरकार की कोई प्राथमिकता हो तो इस दौर में भी स्कूलों को कैसे बदला जाए। जैसे आम कहावत कह रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना होगा, तो सरकार को कोई प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए कि जो स्कूल भवन है वो सैनिटाइज किए जाएंगे, प्रत्येक स्कूल के अंदर प्रत्येक बच्चे को सैनिटाइज करने का सिस्टम होगा। वो जैसे आते हैं बस के अंदर, किसी और साधन में, उनमें क्या पुख्ता प्रबंध होंगे। ड्यूअल डेस्क की जगह सिंगल डेस्क बनाए जाएंगे, एक कमरे में 40 बच्चों की जगह 15-20 बच्चे बिठाए जाएंगे। मतलब ये कुछ चीज़ें चर्चा में होनी चाहिए, क्योंकि ये दौर कितने दिन चलेगा ये नहीं कह सकते। आज के सिस्टम कितने विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं रोज़, कभी कहते थे जून में एक्सट्रीम पहुंचेगा, अब कहते हैं जुलाई में पहुंचेगा, बहुत सारे कहते हैं दिसंबर में जाके एक्सट्रीम पहुंचेगा। तो कुछ ना कुछ शुरुआत इन पे होनी चाहिए। अभी पेपरों की बात चल रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के पेपर की बात है, विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। अभी कल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने DLL परीक्षा, JBT की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया 21 जुलाई से। मतलब जो सेंटर बनेंगे वो सेंटर कैसे बनेंगे, एग्जामिनेशन कमरे कैसे होंगे, इस पर कोई तैयारी नहीं, कोई चर्चा नहीं है। जब ये चर्चाएं नहीं हैं तो निश्चित तौर पे माँ बाप अपने बच्चे को टेस्टिंग किट के रूप में तो नहीं प्रयोग करना चाहेगा। तो सरकार अगर वास्तव में शिक्षा के प्रति गंभीर है तो जो ये इतने बड़े बड़े बजट पैकेज हैं उनका कुछ योगदान लेते हुए, उन चीज़ों को प्रयोग करते हुए कुछ सरकार इनके बारे में सोचे कि ये हालात हो सकते हैं, इतने बच्चों को हम सुरक्षित ला सकते हैं। सरकार माँ बाप को गारंटी दे कि एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं, तब जाके कुछ माँ बाप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु अभी उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी पहलकदमी नहीं की है। तो काफ़ी गंभीर संकट है, सभी बच्चों पे संकट है, और निश्चित तौर पे जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, लड़कियां हैं विशेष तौर पर, सभी वर्गों की, उन पे ये संकट बहुत ज़्यादा है। और हम कह नहीं सकते जितना ये लंबा चलेगा, जितना उन्हें घर में कैद रहना पड़ेगा, वो क्या क्या स्थिति झेलेंगे और कितने मानसिक रूप से परेशान हो पाएंगे। और जब स्थिति कभी ठीक भी होगी तो उन्हें दोबारा स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा इसी विषय में, इस कोरोना काल में अध्यापकों के हाल पे। अगर अध्यापकों की बात करें, इस महामारी के शुरुआती जो प्रभाव हैं अभी तक, वो तो बहुत ही भयावह स्थिति है। यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है। पहला, अध्यापक के ऊपर जो प्रभाव है वो आम जो जनमानस को खतरा है कोरोना वायरस का, बीमार होने का, जान जाने का, वो एक मनुष्य के नाते, मानव के नाते अध्यापक के ऊपर भी है। परंतु मैं फिर कहूँ कि इस दौर में जो हमें कहा जाता है
कि घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। 24 घंटे फ़ोन बोलता है कि कॉल के ऊपर टेलीविज़न बोलता है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। उस दौर में आज अध्यापक के आगे ऐसी चुनौतियां खड़ी की गई हैं कि आज प्रदेश का प्रत्येक अध्यापक गहरी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा से गुजर रहा है। उसके जो घर में रहने की बात है, किसी भी अध्यापक को पिछले 3 महीने से घर में नहीं रहने दिया गया। स्कूल बंद है, आप कह सकते हो। प्रचार यही है कि लॉकडाउन के तहत 15 मार्च के बाद सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, परंतु मैं ये दावा कर सकता हूँ, रिकॉर्ड पे बात कर सकता हूँ, कोई अध्यापक छुट्टी पे नहीं है, कोई अध्यापक घर पे नहीं है। वो इस बीमारी से जूझता हुआ अनेक तरह के काम कर रहा है जो सरकार ने उसके ऊपर लगाए हैं, ड्यूटियां द्वारा लगाई हैं। वो सारी ड्यूटियां लगातार निरंतरता में अध्यापक कर रहा है। और आप मानोगे नहीं कि ऐसी ऐसी ड्यूटियां लगाई गई हैं, शायद आपको हंसी आ जाए। उसका अध्यापक के जो शिक्षा का क्षेत्र है उससे कोई संबंध नहीं है। कई ड्यूटियां ऐसी हैं जो मैं आपको सुनाऊं, सरकार की संवेदनहीनता दर्शाती है, अध्यापक के प्रति क्या सम्मान है ये बताती है। अध्यापक बच्चों के घर घर जाकर 4-4 बार राशन, थोड़ा थोड़ा राशन, कभी किलो, 1.5 किलो, 2 किलो बांट चुका है घर घर जाकर। इस दौर में अनाज मंडियों में अनाज खरीदने और परचेज केंद्रों पर अनाज खरीदने की ड्यूटी भी अध्यापक दे रहे हैं। आज हजारों अध्यापक अंतर जिला व अंतर राज्य सीमाओं पर पुलिस प्रशासन के साथ नाकों पर भी अध्यापकों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। उपायुक्त कार्यालय से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका सेक्रेटरी, सभी कार्यालयों में दिन रात कंट्रोल रूम में अध्यापक ड्यूटियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी अध्यापक अलग अलग मोर्चों पर ड्यूटियां दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त धर्मशाला या जो और केंद्र बनाए गए हैं, क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र बनाए गए हैं, उनके ठहरने, खाने पीने, अपने अपने राज्यों में जाने, उनकी रेल टिकटों और सभी प्रकार के प्रबंधों में अध्यापकों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। इन सब के अतिरिक्त अनेक बार घर घर जाकर कई निरर्थक सर्वे भी अध्यापक द्वारा करवाए गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो सर्वे करवाने वाले हैं उनको ही नहीं पता कि सर्वे किस प्रकार के करवाने हैं। बार बार इसके मापदंड बदले जा रहे हैं, इसके प्रपत्र बदले जा रहे हैं, और जो कर भी दिए सर्वे उनकी रिपोर्ट को एक तरफ कूड़ेदान में डाला जा रहा है। अगर कहीं गरीब को राशन देने की बात है, वो इन सर्वों के आधार पर नहीं दिया जा रहा। जगह जगह शोर मचा हुआ है, वो लिस्टें कहीं और ही बन रही हैं, सीधे से राजनीतिक रूप से बन रही हैं, सर्वों से कोई आधार नहीं है। और बड़ा मानसिक परेशानी कि सर्वे भी कर लिए, अब कह रहे हैं कि परिवार आईडी जो है उसको अध्यापक ऑनलाइन करे। मतलब एक सिंगल पाई पैसा किसी अध्यापक को इंटरनेट के नाम पे, फ़ोन के नाम पे, कोई कंप्यूटर के नाम पे, यहाँ तक कि प्रपत्र भी अध्यापक स्वयं फोटोस्टेट करवा के ये काम कर रहा है। कोई सहायता नहीं दी जा रही टेक्निकल। कहीं कोई थोड़ा बहुत शोर होता है तो कुछ जगह शहरों में ये सुविधा मिली है, अदरवाइज कोई सुविधा नहीं मिली, तो बहुत ही मानसिक परेशानी में। और साथ ही निश्चित तौर पे जो अध्यापक का काम है, मैंने शुरू भी बच्चों के संबंध में भी ये बात कही थी कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित कार्य जैसे कि 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन घर बैठकर, वार्षिक परीक्षा परिणाम 1ली से 12वीं तक के सारे, नामांकन अभियान चलाना, स्कूलों में दाखिले करना, जो बच्चे पास आउट हो गए चले गए हैं उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट काटना, ऑनलाइन शिक्षा देना, घर घर जाके कापियाँ
चेक करना, होमवर्क चेक करना, गृह कार्य आदि सभी शामिल हैं। रोष व दुख इस बात का है कि उपरोक्त सभी जरूरी व गैर जरूरी कार्य अध्यापक से लेते हुए भी किसी भी अध्यापक को इस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जो जरूरी स्वास्थ्य किट है वो सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। कुछ भी नहीं करवाया जा, ना कोई पीपी किट है, ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर है, ना दस्ताने हैं, कुछ का भी प्रबंध नहीं है। जो करना है अध्यापक अपने आप करे या ना करे, वो केवल अपनी जान जोखिम में डालकर ये सारे काम कर रहा है। सरकार इतनी संवेदनहीन है कि जिस अध्यापक से उसकी जान जोखिम में डालकर वो सारे काम लिए जा रहे हैं, उसे कोरोना योद्धा की सूची में भी नहीं रख रही। कार्य के दबाव में प्रदेश में 2 अध्यापक अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार उनको बीमे के 50-50 लाख देने को तैयार नहीं है। उनकी फाइल ही नहीं चला रही। देने ना देने की तो बाद की बात है। इसके अलावा हम मांग करते हैं आज इस माध्यम से भी, वैसे भी कर चुके हैं कि 50-50 लाख का बीमा भी दिया जाए और उनके परिवारों के एक सदस्य को स्थायी नौकरी भी दी जाए। इस दौर में निर्दयी सरकार ने एक बड़ा हमला अध्यापक वर्ग पे और किया है कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर 1983 पीटीआई को नौकरी से बाहर निकाल दिया, जिससे सीधे रूप में 2000 परिवारों पर तो पहाड़ी टूट पड़ा है। इसमें ठीक है, कोर्ट का फैसला अलग जगह है, परंतु सरकार की अगर पॉजिटिव मंशा होती, 6 साल से राज कर रहे हैं ये, कोर्टों में केस चल रहे हैं, अगर ये सारा रिकॉर्ड अपने ईमानदारी से कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती, अब भी रास्ते खुले हैं, विधायक शक्तियां भी हैं सरकार की पास, तो इन परिवारों का सुरक्षा की जा सकती है, इन्हें नौकरी पर रखा जा सकता है। और आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं जिलों में, इनकी मांग को सुना जाए, नौकरियां दी जाए। महामारी अपनी जगह है, मैं पहले भी कहा, मौसम अपनी जगह है। अति गर्मी व सर्दी के कारण प्रति वर्ष न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में गर्मी और सर्दी के अवकाश किए जाते हैं। हरियाणा में गर्मी के अवकाश 1 जून से 30 जून किए जाते हैं। आज आपके सामने है 18 जून हो चुकी है। हरियाणा में कोई ग्रीष्म अवकाश की चर्चा नहीं है, जबकि भीषण गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर कई जगह 47 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, परंतु माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जिद पकड़े हुए हैं कि बाकी विभागों के कर्मचारी भी दफ्तर आ रहे हैं, आप भी आइए। ऐसी भाषा बाकी अफसर बोल रहे हैं। टेक्निकल क्या फ़र्क है वो अलग चीज़ है, हम वो कह सकते हैं कि बाकी दफ्तरों और विद्यालयों का काम एक जैसा नहीं है और हमारे अवकाश के नियम भी एक जैसे नहीं है। बाकी कार्यालयों के कर्मचारी 30 अर्जित अवकाश लेते हैं, अध्यापक केवल 10 अर्जित अवकाश लेता है, क्योंकि यहाँ गर्मी सर्दी की छुट्टियाँ होती हैं। उन सब बातों को छोड़ते हुए बच्चों को भी आराम चाहिए, जिनको ऑनलाइन दे रहे हैं और दबादब इतना माल भेजा जा रहा है कि वो परेशान हो चुके हैं। तो हम मांग कर रहे हैं बार बार, तो सरकार नहीं सुन रही है कि तुरंत ग्रीष्म अवकाश की घोषणा करी जाए। और आज बड़ी अटपटी स्थिति बनी हुई है हरियाणा में। 2-3 प्रकार के लेटर हैं, कोई स्पष्ट लेटर भी नहीं निकाल रहे। एक लेटर 4 तारीख को निकलता है, जिसमें निकलता है कि जरूरी काम के लिए अध्यापकों को बुलाया जाएगा या बुलाया जा सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, जिसका काम है बुलाए। फिर एक 10 जून को लेटर आता है, उसमें 4 जून के हालात के पालन करने की भी बात कही जाती है, और बीच एक लाइन ये भी है कि सभी अध्यापक आएंगे। तो अलग अलग रूप से पढ़ा जा रहा है। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, बहुत से अध्यापक अध्यापिकाएँ दूर दूर नौकरी करते हैं। अभी कल की घटना है आपके सामने, कैथल में एक एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, 4 अध्यापिकाएँ बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई। गुड़गांवा का केस है, एक प्राध्यापिका को कोरोना पॉजिटिव हो गया, 15 आदमियों के स्टाफ को क्वारंटाइन करके रखना पड़ा। सोनीपत में एक अध्यापिका को कोरोना पॉजिटिव हो गया, वहाँ स्टाफ के ऊपर खतरे बढ़ गए। मतलब सरकार चाहती क्या इस दौर में? इस दौर में आप लॉकडाउन कर रहे थे, 15 मार्च से विद्यालयों को बंद कर रहे थे,
और आज जब हरियाणा में 10-15 केस थे तब तो वो बात थी, आज हरियाणा में 9,000 केस हैं, देश में 4.25 केस हैं। आज आप सबको घर बुला रहे, जबकि बात चल रही है ऑनलाइन। अगर काम भी देना है बच्चों को तो ऑनलाइन घर ज़्यादा बढ़िया है, टीचर के पास, उसके पास इंटरनेट की सुविधा घर पे ज़्यादा बढ़िया है, ना कि स्कूल में बढ़िया है। तो ये समझ नहीं आ रही सरकार का रवैया क्या है, उसकी जिद क्या है, वो चाहती क्या है। इन जिनको क्वारंटाइन हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक तौर पर बयान देना चाहिए, और अगर नैतिकता हो पुराने जमाने वाली, जो लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं और करते हैं, तो शिक्षा मंत्री महोदय को तत्काल अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए कि मेरे से ये गलती हुई है, मेरे कारण इतने लोग कष्ट में आए हैं। लगता नहीं है मुझे ऐसा कुछ दिखा जाएगा। तो इसके साथ ही जब बच्चों को कहते हैं कि घर घर जाके काम चेक करो, बहुत जगह अभिभावक विरोध कर रहे हैं कि एक अध्यापक जो कई घरों में घूम कर आ रहा है वो हमारे घर में क्यों आए। प्रचार भी यही है, ठीक है, कि किसी अनजान को घर में ना आने दो। ये बीमारी ऐसी है, किसके अंदर कोरोना बम है किसी को पता ही नहीं है। जब 3-4 दिन 5 दिन बाद पता लगता है कि कोरोना है, तब तक तो वो पता नहीं क्या कर दे, अपना नुकसान कर दे कि किस का नुकसान कर दे। तो अभिभावक भी विरोध कर रहे हैं, कई जगह तो लिख कर दिए उन्होंने अधिकारियों को कि हमारे घर कोई अध्यापक नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, परंतु सरकार कहीं नहीं देख रही इन चीज़ों को। इसके अलावा एक जो बड़ी मार, मैंने कहा शुरू में कहा था कि अध्यापक के ऊपर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक मार पड़ी हुई है। आज जो आर्थिक मार है उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। दर्द इससे भी आगे है। इस महामारी के दौर में अब तो यह स्पष्टतः सामने आ गया कि इस महामारी में अग्रिम पंक्ति में आकर इस देश के समाज की सेवा कौन कर रहा है। कहीं भी देख लिए तो इसमें केवल और केवल सरकारी अमला ही काम कर रहा है, इस महामारी से लड़ रहा है। इसमें अग्रिम पंक्ति में सभी सरकारी डॉक्टर शामिल हैं, नर्सेज शामिल हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ शामिल है, पुलिस स्टाफ शामिल है, पैरा मिलिट्री स्टाफ शामिल है, हमारे धरातल पे काम करने वाले सफाई कर्मचारी शामिल हैं, बिजली कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी बदौलत दिन रात अस्पतालों में और हमको बिजली मिल रही है इस दौर में। और निश्चित तौर पर मैं इतना कुछ बता चुका तो मैं कह सकता हूं कि अध्यापक भी इसमें शामिल हैं। सरकार उनको ना माने कोरोना योद्धा के रूप में, पर अध्यापक भी लगातार ये ड्यूटियां दे रहे हैं। तो बात ये थी कि ये जो लोग सेवा कर रहे हैं बिना किसी सुरक्षा किट के, बिना किसी सुरक्षा प्रबंधों के, अपनी जान जोखिम में डालकर समाज भलाई का काम कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमारी जो सरकारें हैं केंद्र व राज्य की, वो इनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ इंसेंटिव देती है अलग से, ताकि इनकी हिम्मत बढ़ती, इनका मनोबल बढ़ता और इनके परिवार के लोग भी खुश होते कि हमारे ये व्यक्ति सरकारी कर्मचारी देश सेवा में लगे हुए। सरकार ने वो नहीं किया, परंतु सरकारी कर्मचारी ने अपने आप को इस धरती का पुत्र पुत्री समझते हुए, मानते हुए स्वयं आगे आकर इस महामारी से लड़ने के लिए जहां शारीरिक रूप से अपना काम कर रहे हैं, वहां आर्थिक रूप से भी केंद्र व राज्य सरकारों को अपने आप सहयोग किया। किसी ने 1 दिन का वेतन दिया, किसी ने 2 दिन का दिया, किसी ने पूरे महीने का वेतन दिया। इसके अतिरिक्त हम समाज का हिस्सा हैं, जो सरकार को दान दिया वो अलग। जगह जगह पर कर्मचारियों ने, अध्यापकों ने, जो धरातल पे वास्तव में जरूरतमंद लोग थे, उनकी भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके सहायता करी। लाखों मजदूरों को खाना दिया, गरीब परिवारों को राशन के पैकेट दिए, बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को स्कूलों के अंदर रखकर शेल्टर होम चलाए, तरह तरह के सामाजिक पक्ष किए। और मैं ये स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं कोई ये एहसान नहीं कह रहा,
ये हमारा दायित्व था, हमारा फर्ज था, अध्यापक का था, कर्मचारी का था। हमारी अंतरात्मा ने कहा कि हम ये काम करें इस दौर के अंदर, हमने किए। बात सरकार की है। सरकार जो सारे काम लेती है वो क्या कर रही है, वो इन सब को नज़रअंदाज करते हुए, जो हम कर रहे हैं वो उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसकी शाबाशी की कोई बात नहीं है, परंतु वो जबरन कटौतियां कर रही है हमारे ऊपर। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस महामारी को अवसर के रूप में बदलेंगे। एक बार तो नहीं समझ आया, अब धीरे धीरे सारा समझाने लग गया कि अवसर का मतलब क्या था। ये अवसर का मतलब अब जो समझा रहा है, केंद्र सरकार मजदूर व कर्मचारी वर्ग पर जो हमले सामान्य काल में नहीं कर सकती थी, इस बात से डरते हुए कि कहीं कोई व्यापक विरोध ना हो जाए, वो इस अवसर को फायदा उठा रहे हैं, इस महामारी का फायदा उठा रहे हैं कि आज स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से बड़ा विरोध संभव नहीं है कहीं पे, इसलिए मौका है, जो करना है अब कर लिया जाए। तो वो 18 महीने के डीए कट की बात कह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महाभारत 18 दिन में लड़ी गई थी, हम कोरोना को 21 दिन में हरा देंगे, परंतु जब डीए कट की बात आती है तो 18 महीने का काट रही है, और वो भी इस फैसले के साथ कि इसका बकाया भी नहीं देंगे। अरे अगर कोई दिक्कत थी, अभी आप एक एक महीने एक एक हफ्ते की बात कर रहे हो, कभी 15 दिन का लॉकडाउन लगाते हो, कभी 20 दिन का अनलॉक करते हो। आप जनवरी वाली डीए किस्त एक बार विद हेल्ड कर लेते और साथ ये कह देते कि जब हमें सामान्य हालात हो जाएगी तो इसका एरियर दे देंगे। ना केवल डीए किस्त की बात 18 महीने की, आगे एलटीसी पे रोक लगा दी, यात्रा भत्ते पे रोक लगा दी, और कई स्टेटों में, केंद्र में तो ये भी कहा जा रहा है कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि पूरे साल के काम करने के बाद कर्मचारी को, अध्यापक को दी जाती है, वो भी नहीं दी जाएगी। मतलब इतने बड़े हमले, और ये हमले केवल अध्यापक पे नहीं है, ये हमले उस कोरोना योद्धा के ऊपर भी हैं। डॉक्टर है, नर्स है, हमारे फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, क्योंकि ये सारे सरकारी हमले हैं, तो ये हमले सबके ऊपर हैं। आज एक एक कर्मचारी को, एक एक अध्यापक को लाखों लाख रुपए का चपत लगी है इस, और जो साथी, जो हमारी बहनें इस एक वर्ष में सेवानिवृत्त हो रही हैं, उनके घाटे का, उनकी चपत का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। कई कई लाख, 3-4 लाख से लेकर 7-8 लाख तक का नुकसान है उनको, क्योंकि आप जानते होंगे सेवानिवृत्ति के समय जो लाभ मिलते हैं सारी उम्र की कमाई के, जो उसने अपने दफ्तर में लगाई है उम्र, अपने विभाग में उम्र लगाई है 30 साल 35 साल, उसकी एवज में जो हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष करके लाभ लिए हुए हैं, वो आखिरी वेतन के ऊपर मिलते हैं। और जब ये आखिरी वेतन पे कटौतियां कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो सारे लाभ भी कटौती में होंगे। तो इतनी निर्दयी सरकार, जो बुढ़ापे में आदमी आकर रिटायर हो रहा है, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। ये बहुत घटिया सोच है सरकार। जबकि ठीक है, महामारी आई है, हम समझते हैं, हमने दान दिया है, परंतु आज देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में जो ऊपर की 1% आबादी है, ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं, 1% आबादी, उसके पास इस देश की कुल दौलत का 73% हिस्सा है, उनसे नहीं लिया जा रहा। लेना दूर, इस महामारी में क्योंकि वो सरकार के खास यार हैं, उस 73% को और बढ़ाया जा रहा है। उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं, 6000 करोड़ से ज्यादा माफ किया गया अभी पीछे। उनको सार्वजनिक क्षेत्र, जो इस कोरोना महामारी से लड़ रहा है आगे बढ़कर, उस सार्वजनिक क्षेत्र को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। मतलब सरकार की प्राथमिकताएं देखिए, ये महामारी से नहीं लड़ रही, ये देश के मजदूर कर्मचारी से लड़ रही है, ये पूंजीपतियों की इस दौर में सहायता कर रही है, अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र बेच रही है। सरकार चुनाव लड़ रही है,
सरकार बॉर्डर पे फौजियों को मरवा रही है। इस देश की सरकार महामारी से नहीं लड़ रही, इस बात को समझना होगा। सरकार समझती है कि तीखे आंदोलन नहीं हो सकते, यही उसकी गलतफहमी है। परंतु हम कहना चाहेंगे कि हम, चाहे वो CITU है, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है, चाहे अध्यापक संघ है या किसान आंदोलन है, अखिल भारतीय स्तर के संगठन हैं, हम सरकार की इस मानसिक आर्थिक हमलों को चुपचाप सहन नहीं करेंगे। चाहे हालात कैसे भी हों, संघर्ष जारी रखे जाएंगे। CITU ने देश भर में बड़ा अच्छा नारा देकर भाषण नहीं राशन दो कार्यक्रम चलाया। आए मजदूर गलियों में, सड़कों पर, पता लगा क्या कहते हैं। इसके साथ ही पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने और सैकड़ों स्वतंत्र फेडरेशनों ने 22 मई को समस्त देश में जो ये कर्मचारी और मजदूर वर्ग पे हमले बोले जा रहे हैं उसके विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम किया। हमने सरकार को चेताया कि थालियां पिटवाने से बात नहीं बनेगी, जो हम थाली पीटेंगे वो बताएंगे सरकार को क्या कहते हैं। इसी प्रकार अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ, उन्होंने 4 जून को पूरे देश में विरोध दिवस मनाया। देश के कोने कोने से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे। उन पर कार्रवाई कितनी होगी नहीं होगी ये अलग बात है, परंतु हमने अपनी कार्रवाई की। इसी प्रकार ये जो 1983 PTI है, इनको लेकर अध्यापक संघ, सर्व कर्मचारी संघ ने कई आंदोलन लड़े हैं अभी। और अब ये 1983 PTI स्वयं सभी 22 जिलों में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जहां भी मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जाते हैं उनका सीधे विरोध करते हैं। अभी परसों गुड़गांव के अंदर मुख्यमंत्री का विरोध किया गया, कल कैथल में शिक्षा मंत्री का विरोध किया गया। ठीक है, उन्होंने लाठियां चलवा दी, हमारी कुछ बहनें घायल भी हुई हैं, अस्पताल भी गई, परंतु ये बात है कि ये आंदोलन रुकेंगे नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। अध्यापक संघ ने भी अभी निर्णय लिया है कि हम आने वाले दिनों में 24 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का भी सभी जिलों में पुतला फूकेंगे। जो संवेदनहीन बने हुए हैं, कुछ नहीं सोच रहे, तो ये आंदोलन जारी रखेंगे। साथियों, मैं लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों, साथियों, समय का तकाजा यही है कि अपने अपने सहयोगियों की कतारें लंबी करनी होंगी। जो आपके साथ आपके वर्ग के लोग हैं, जो इस राज शासन, मेहनतकश जनता, कर्मचारी, अध्यापक, महिला, छात्र, नौजवान आदि वर्ग के खिलाफ है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में, उसके विरुद्ध निर्णायक आंदोलन लड़ सकते हैं या जो लड़ते रहे हैं उनकी एकता मजबूत करनी होगी। CITU की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अभी हम इस महामारी के स्वरूप बारे कुछ नहीं कह सकते, स्वास्थ्य विभाग भी नहीं कह सकता जिसका सीधा संबंध है, परंतु ये जरूर, मैंने शुरू में पहली लाइन के रूप में कहा था, ये सच्चाई आज सामने आ चुकी है कि हमें अपनी सुरक्षा आप करते हुए इस दौर में भी जिंदा भी रहना है और संघर्ष भी करने हैं। अंत में मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी अपने परिजनों व दोस्तों के सहित स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एवं इससे भी बढ़ चढ़कर बुलंद हौसलों के साथ अपनी जिंदगी जिएं। जय एकता, जय संघर्ष। धन्यवाद साथियों।